हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। हमने स्टार्ट किया था BA/BSc ऑफ साम का मैथ्स न्यूमेरिकल एनालिसिस, जिसमें हमने सबसे पहले चैप्टर नंबर 5 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को स्टार्ट किया है, क्योंकि ये सबसे इजी चैप्टर है और फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर की आपकी यूनिट बनती है, तो हम फिफ्थ चैप्टर इसलिए भी कर रहे हैं और काफ़ी आसान भी है। तो लास्ट की वीडियो में मैंने आपको इसकी बिल्कुल बेसिक डेफिनेशंस बताई थी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इवेंट क्या होता है, रैंडम इवेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट फंक्शंस क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट, तो ये सब हम लास्ट की वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ चुके हैं। उसके बाद आपकी बुक में फॉर्मूलाज दे रखे हैं, तो हम उन फॉर्मूलाज को एक बार ही देख लेते हैं कि वो क्या है, कैसे हैं, और उनके बेस पे 3 एग्जांपल्स हैं। तो अगर वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ तो मैं वो 3 एग्जांपल्स भी आपको इसी वीडियो में समझा दूँगी, वरना सेपरेट वीडियो बना देंगे। देन उसके बाद मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये 3 रिजल्ट्स हैं, उसके बेस पे आपके एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ओके। तो देखो, सबसे पहले तो फॉर्मूला है इवेंट का, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है जो अब तक हम पढ़ते ही आ रहे हैं स्टार्टिंग से। वही फॉर्मूला है किसका? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। देखो, कोई भी इवेंट है ई, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, किसके इक्वल होगी? अगर आपने एस को क्या ले रखा है, सैम्पल स्पेस ले रखा है, ठीक है, तो उसकी टर्म्स में अगर आप निकालना चाहो प्रोबेबिलिटी, तो वो किसके इक्वल होगी? नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन इवेंट बाय नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस। इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी कि कोई चीज़ हो रही है, उसके होने की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगी? उस इवेंट में कितने तो नंबर हैं डिवाइड बाय टोटल सैम्पल स्पेस, कितने में कितने नंबर हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट। एंड ये जस्ट फॉर्मूलेज है, ये आपको लर्न होने चाहिए ताकि आप क्वेश्चन में इजीली इनको यूज़ कर सको इन सैम्पल स्पेस। ठीक है, 2 फॉर्मूले हैं, एक तो ये है, एक और है फॉर्मूला, भी बताती हूँ क्या है वो। उससे पहले देखो, आपको ये चीज़ पता ही होगी कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती है। 0 भी हो सकती है, 0 से बड़ी होगी, 1 हो सकती है और 1 से छोटी होगी, ना तो 1 से बड़ी होगी और ना ही 0 से छोटी होगी। तो ये चीज़ आपको पहले पता है, बस मैंने आपको रिमाइंड करा दिया। उसके बाद ये तो प्रोबेबिलिटी थी इवेंट के होने की। किसी भी चीज़ के ना होने की इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? होने की तो ये थी, ना होने की क्या होगी? नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ई बार। ये क्या है? ई बार है। ई बार का मतलब इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो वो किसके इक्वल हो जाएगी? नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ई बार। देखो यहाँ पे क्या होगा? नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ई बार, मतलब कि एन ऑफ ई बार, और नीचे तो क्या ही रहेगा? एन ऑफ एस। अब ये एन ऑफ ई बार निकालें कैसे? तो बिल्कुल सिंपल है, इवेंट के ना होने के एलिमेंट्स क्या होंगे? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके जितने सैम्पल स्पेस में है, माइनस उसमें से क्या कर दो? टोटल नंबर ऑफ़ इवेंट। तो ये क्या हो जाएगा आपका? इवेंट के ना होने के नंबर्स, और डिवाइड बाय एस तो है ही, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एन एस बाई एन एस माइनस एन ई बाई एन एस। तो ये क्या बन गया? 1 माइनस एन ऑफ ई बाई एन ऑफ एस। ठीक है, और ये एन ई बाई एन एस अभी निकाला था क्या? ये पी ऑफ ई, तो इसको आप इस टर्म में भी लिख सकते हो, 1 माइनस पी ई। और आपको पता ही है कि एक फॉर्मूला तो होता ही है कि किसी चीज़ की ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 में से माइनस कर दो उसके होने की प्रोबेबिलिटी। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे आपको प्रूव करके दिखा दी। ये फॉर्मूला पढ़ते थे ना आप 12th में, कि किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 में से उसको माइनस कर दो। और यहाँ से हमें एक बात और समझ में आ गई कि अगर मैं इसको इस साइड लिया हूँ, प्लस कर दूँ, तो ये 1 के इक्वल होगा। तो किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल होती है। क्लियर है? ये चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद इसका एक और फॉर्मूला है, पी ऑफ ई का, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला जो अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं। वो क्या है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। हमें कितने केस चाहिए फेवरेबल जो हमें चाहिए वो, और नीचे टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स। ठीक है, अभी हम एग्जांपल्स करेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो ही जाएंगी। इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसी भी होती है, इसको हम एम से डिनोट करते हैं और इसको हम एन से डिनोट करते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? उसके बाद प्रोबेबिलिटी के रिजल्ट्स दे रखे हैं कुछ, तो मैं आपको बता देती हूँ। आपको पता ही है वैसे तो, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती,
ठीक है। और किसी भी इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा ज़ीरो होती है। तो आपको पता है जब वो इवेंट ही नहीं हो रहा, एक इम्पॉसिबल इवेंट आपने मान लिया, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था कि अगर आज थर्सडे है तो कल ऑब्वियसली फ्राइडे ही होगा ना। तो अब मैं कह दूँ कि नहीं कल तो ना ट्यूसडे होगा, तो ये चीज़ इम्पॉसिबल है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ज़ीरो है। और किसी भी श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। प्रोबेबिलिटी लाई करती है हमेशा 0 और 1 के बीच में। अच्छा, उसके बाद आता है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा मतलब इम्पॉर्टेंट, मुश्किल नहीं है, बस वैसे इम्पॉर्टेंट है, एडिशन लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी। कि आप प्रोबेबिलिटी में एडिशन कैसे करते हो। देखो, अगर आपके पास ए और बी दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब ध्यान रखना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब क्या होता है कि आपकी ए इंटरसेक्शन बी किसकी इक्वल होती है, 5 की इक्वल होती है। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स, अगर दो इवेंट्स ए एंड बी है तो इन दोनों का हम म्यूचुअल एक्सक्लूसिव तब कहेंगे जब इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, इनकी इंटरसेक्शन 5 होगी। अगर मुझे इस पे एडिशन लॉ लगाना है किसके लिए, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए, तो हम कैसे लगाएंगे, देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, ठीक है, किसकी इक्वल होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और ये किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और ये ओपन कैसे होता है आपको पता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अगर आपने ओपन करना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और यहाँ से आपकी ये ए इंटरसेक्शन बी आपका किसके इक्वल हो जाएगा, ये 5 के इक्वल होगा। यहाँ पे देखो माइनस किससे करते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी। तो क्योंकि अब मैं कह रही हूँ म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का केस है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, तो इसके केस में इसकी वैल्यू क्या है, 5 है। तो आपके पास ये दो इवेंट बच जाएंगे, तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ध्यान रखना, और का मतलब क्या होता है, यूनियन, एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। ठीक है, ये तो थी किसके लिए, आपकी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए। बट अगर मैं कोई भी दो इवेंट ले लूँ, एनी 2 इवेंट्स हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, पी ऑफ ए और बी किसकी इक्वल होगा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, वही सेम बात है, पी यूनियन बी होगा ना, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इसके इक्वल होगा। यहाँ म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का केस है तो ये चीज़ ज़ीरो होगी, वरना जो जनरल फॉर्मूला है आपका वो यही रहने वाला है। क्लियर है, यहाँ पे आप इसको ए यूनियन बी लिख देना, और इसको पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज़ द जनरल फॉर्मूला फॉर 2 इवेंट्स। अब अगर 3 इवेंट्स हो जाएं, अगर ए बी सी 3 इवेंट है तो क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी किसकी इक्वल होगा, पहले तो तीनों की प्रोबेबिलिटी को अलग अलग ऐड कर दो, कर दिया अलग अलग ऐड, फिर उसके बाद क्या करो, माइनस करो किस किस की इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, और सी इंटरसेक्शन ए। अब हमने क्या किया है, ए बी की इंटरसेक्शन माइनस कर दी, बी सी की इंटरसेक्शन माइनस कर दी, सी ए की इंटरसेक्शन माइनस कर दी, तो ऐड भी तो करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, इनकी इकट्ठी इंटरसेक्शन को ऐसे ऐड कर देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, 3 का ही आपकी बुक में 3 तक ही करना है आपने, 3 इवेंट्स के लिए हो सकता है, 4 का नहीं आएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। अब बात आती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। हाँ जी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि एक कंडीशनल, नाम से पता चल रहा है कि कोई कंडीशन है कि अगर ए और बी आपके दो इवेंट हैं तो ए डिपेंड करेगा बी पे या फिर बी डिपेंड करेगा ए पे। ए और बी अगर दो इवेंट है तो ए अगर पहले आ चुका है तो बी अब ए पे डिपेंड करेगा, या फिर बी अगर पहले आ चुका है तो वो ए पे डिपेंड करेगा। तो इस इवेंट में क्या होती है, कंडीशन हो जाती है। और इसको डिनोट करने का तरीका क्या होता है, ये होता है, देखो अगर आप ये लिख रहे हो पी ऑफ, देखो दो चीज़ लिख सकते हो ना आप, ये भी तो लिख सकते हो। क्या मतलब है, अगर पी ऑफ ए बाई बी लिख रहे हो कि ए इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं कब, जब बी इवेंट ऑलरेडी अकर हो चुका है, तो उसको तो आप लिखोगे ये। और इसका क्या मतलब है कि हम बी की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं कब, जब ए ऑलरेडी अकर हो चुका है। इसको निकालेंगे कैसे हम, अगर ये निकालना है तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू ए एंड बी। अब एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन होती है। ठीक है, और नीचे क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू बी, क्योंकि हम बी केस में निकाल रहे हैं ना, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस टू बी।
मतलब ऊपर तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, ए इंटरसेक्शन बी की, सॉरी नंबर, प्रोबेबिलिटी तो हम निकाल रहे हैं, यहाँ पे नंबर आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। क्लियर है। और अगर बी बाई ए निकालना है तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर तो आपको यही रहेगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बट नीचे क्या आ जाएगा, एन ऑफ ए। अब ध्यान रखना ये कब अप्लाई होगा, जब ये नीचे वाली चीज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो हो, और ये कब अप्लाई होगा, जब नीचे वाली चीज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। ये चीज़ आप ध्यान रखना। क्लियर है, समझ में आ गया। अगर आप इसको प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में लिखना चाहो ना तो प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में भी लिख सकते हो, जैसे कि ये है आपके पास, ठीक है। आपने क्या किया, ये ए इंटरसेक्शन बी है, इसको ना डिवाइड कर दिया एन ऑफ एस से, और नीचे भी एन ऑफ बी को डिवाइड कर दिया एन ऑफ एस से। तो ध्यान से देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। तो ये आपकी किसकी प्रोबेबिलिटी बन गई, ये प्रोबेबिलिटी बन गई आपकी ए इंटरसेक्शन बी की। और नीचे देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी बन गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ए बाई बी का ये फॉर्मूला बन जाएगा, बी बाई ए का नीचे ए आ जाएगा, मतलब सेम फॉर्मूला रहेगा, बस एन की जगह पी हो जाएगा। तो आप इसको प्रोबेबिलिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है जी। अब आता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। दो, तो मैंने आपको शायद पहले भी बताया ये है कि दो इवेंट्स को इंडिपेंडेंट जब कहेंगे, जब एक इवेंट के होने की अकरेंस से दूसरे इवेंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा, ठीक है, इसको कहते हैं हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स। जैसे कि एग्जांपल में, अगर आपके बैग में क्या है, वाइट बॉल्स हैं, कुछ ब्लैक बॉल्स हैं, तो अगर मेरे को वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो मैं वाइट की निकालूंगी, उससे मुझे ब्लैक बॉल होने से मेरी वाइट की प्रोबेबिलिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। या फिर अगर मैं ब्लैक की निकालूंगी तो भी मुझे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वाइट बॉल्स अलग हैं और ब्लैक बॉल्स आपकी अलग हैं, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपकी बुक में दे रखा है रैंडम वेरिएबल। हाँ, ये चीज़ आपकी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी के बेस पे क्वेश्चन है। रैंडम वेरिएबल का क्या मतलब है, देखो आप डेफिनेशन बता देती हूँ, बट डेफिनेशन क्या है, विद अ रैंडम वेरिएबल इज़ अ वेरिएबल हुज वैल्यूज़ आर डिटरमाइंड बाय द आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कौन डिसाइड करेगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम्स आएंगे ना, वो रैंडम वेरिएबल होगा, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है, टू ईच आउटकम टू द एक्सपेरिमेंट ई आई ऑफ द सैम्पल स्पेस एस देयर कॉरस्पॉन्ड्स अ रियल नंबर एक्स आई नॉन एज वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल। मैं आपको बताती हूँ क्या है। देखो क्या है, मान लो कि आपने कोई कॉइन को टॉस किया, कॉइन को टॉस किया, 2 बार टॉस किया, तो उसके वेरिएबल आउटकम क्या बन जाएंगे, कि हो सकता है कि दोनों बार हेड आए, या फिर हो सकता है कि दोनों बार, देखो हो सकता है दोनों बार हेड आए, हो सकता है दोनों बार टेल आए, हो सकता है हेड टेल आए, और हो सकता है टेल हेड आए। तो ये तो क्या हो गए, आपके सैम्पल स्पेस के टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए। अब मैंने एक्स एक रैंडम वेरिएबल मान लिया, क्या कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है नंबर ऑफ हेड्स की। आपका एक्स क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करना है आपको, किसका, हेड्स का करना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेटिंग अ हेड, नंबर ऑफ हेड भी नहीं, गेटिंग अ हेड। तो देखो अब क्या पॉसिबल चांसेस हैं, हो सकता है कि कोई एक भी हेड ना आए, मतलब कि ज़ीरो, हो सकता है कि एक हेड आ जाए, और हो सकता है कि 2 हेड आ जाए, इससे ज़्यादा चांसेस नहीं है ना, तो मतलब 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो ये क्या है आपकी, ये है आपकी रैंडम वेरिएबल, इनको बोलते हैं हम क्या, रैंडम वेरिएबल। समझ में आया आपको? अगर नहीं समझ में आया ना तो ये क्वेश्चन करवाऊंगी ना तो फिर और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक बार ये समझ लो कि ये रैंडम वेरिएबल डिपेंड किस पे करता है, आपके रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स पे। मतलब आपने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उसके आउटकम्स क्या है, उस चीज़ पे ये डिपेंड करेगा, ओके। अब ये 2 टाइप से होता है, 2 टाइप से कैसे होता है, एक तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, जैसे कि एग्जांपल आपका, इसमें क्या है, वैल्यू फिक्स होगी, वैल्यू फाइनाइट हो गया, तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 होगी, कुछ ऐसी होगी, तो हो गया डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। बट एक होता है कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल। कॉन्टीन्यूस का क्या मतलब है कि आपने ना कोई इवेंट किया, आपने किसी, मतलब मान लो किसी स्ट्रीट में सर्वे किया, आपने ये सर्वे किया कि आपको ना सभी लोगों का वेट मेज़र करना है। तो अब वेट के जो आउटकम्स आएंगे, किसी का तो 40 किलो होगा, किसी का 50 होगा, किसी का 20 होगा, किसी का कुछ होगा, मतलब हर किसी का वेट तो डिफ़र करेगा ना। तो अब मैं आपको एक रैंडम वेरिएबल दे ही नहीं सकती। अगर मैं ऐसे कह दूँ कि आपको इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वेट इतना है, तो क्या आप वो चीज़ निकाल पाओगे? नहीं।
वो आ तो जाएगी बट दैट विल बी कॉन्टीन्यूस, वो फाइनाइट नंबर नहीं होगा, वो पॉइंट में भी होगा। किसी का वेट 50.2 भी तो हो सकता है, जैसे कि अगर हाइट है तो हाइट आपकी 5.2 भी हो सकती है, 4.2 भी हो सकती है, तो उसमें मतलब फाइनाइट वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, उसको बोलते हैं हम कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, हमारे क्वेश्चंस में जिस तरह की चीज़ें यूज़ होंगी ना, वो क्या होंगी कि एक्स है यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। एक्स मैंने आपको बताया 0 हो सकता है, मान लो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, ये तो एक्स की वैल्यू है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, एक्स आई, यहाँ पे x2, यहाँ पे x3 और यहाँ पे x4 रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो 0 1 2 3 नहीं लिखेंगे, और ऐसे करते करते xn। अब इस xi की जो प्रोबेबिलिटी होगी उसको आप pi लिख दोगे, x2 की प्रोबेबिलिटी को p2 लिख दोगे, इसकी प्रोबेबिलिटी को p3 लिख दोगे, इसकी 4 और इसकी pn। तो दिस इज़ हाउ वी ड्रॉ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी मैं क्वेश्चन करके दिखा दूँगी, फिर क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, तो ये बेसिक मोटी मोटी चीज़ें थी जो कंसेप्ट में थी। अब कंसेप्ट हो गया है ख़त्म और वीडियो भी ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है, तो मैं आपको एग्जांपल्स अभी करवा देती हूँ। देखो, पहला एग्जांपल आपकी बुक का ही है। क्या दे रखा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेज ऑफ अ कॉइन। आपको ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है, किसका। अब यहाँ पे जो ये रैंडम वेरिएबल है ना, वो आपको क्या दे दिया, नंबर ऑफ हेड्स। और आपका एक्सपेरिमेंट क्या है कि कॉइन को 3 बार टॉस करा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो कॉइन को जब 3 बार टॉस करते हैं तो उसके फेवरेबल पॉसिबल आउटकम्स लिखेंगे। तो देखो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या होते हैं जब आपके कॉइन 3 बार टॉस होता है। तो आपके ये वाले तो हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड, टेल टेल, ये तो आपके हो गए जब 2 बार परफॉर्म होता है तो। ठीक है, ठीक है, ये तो 2 के लिए हो गया। अब 3 के लिए क्या करो, एक बार तो इनके पीछे ऐसे हेड लगा दो और एक बार इनके पीछे टेल लगा दो, हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड और टेल टेल, और इनके पीछे हमने टी लगा दिया। तो ये हमारे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, 8 हो गए। अब आपको जो रैंडम है वेरिएबल है वो क्या है, अब मैंने इसको डिनोट कर दिया एक्स से। लेट एक्स डिनोट्स द रैंडम वेरिएबल, और रैंडम वेरिएबल में वो क्या डिनोट कर रहा है, एज नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। ठीक है, ये आपने रैंडम वेरिएबल ले लिया। अब देखो, अब इस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। रैंडम वेरिएबल क्या है, क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। आपने एक कॉइन को 3 बार उछाला, एक कॉइन को 3 बार उछाला, तो हो सकता है कि तीनों बारी में से किसी भी एक बारी में भी हेड ना आए। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0। मतलब प्रोबेबिलिटी नहीं कि हेड नहीं आए, नंबर। हो सकता है कि आपने कॉइन को एक बार उछाला, हेड आ गया, दूसरी बार उछाला टेल ही आ गया, दूसरी बार उछाला, तीसरी बार उछाला तो टेल आ गया। मतलब एक बार आपका हेड आए। देखो, आपने जब कॉइन को 3 बार टॉस किया, तो मैं कह रही हूँ इसमें भी टेल, इसमें भी टेल, इसमें भी टेल। ठीक है, एक तो ये केस हो सकता है। दूसरा, पहली बार में हेड आ गया, दूसरी बार में टेल आ गया और तीसरी बार में भी टेल आ गया। और हो सकता है पहली बार में तो टेल आ गया हो, दूसरी बार में हेड आ गया हो और तीसरी बार में टेल आ गया हो, है ना। या फिर पहली बार में टेल आ गया हो, दूसरी बार में टेल आ गया और तीसरी बार में हेड आ गया हो, ये भी तो हो सकता है। यानी कि एक हेड आने की चांसेस ये 3 होगी ना, पहले नंबर पे भी आ सकता है, दूसरे नंबर पे भी आ सकता है, तीसरे नंबर पे भी आ सकता है। तो एक्स की वैल्यू 1 भी हो सकती है, ठीक है, एक्स की वैल्यू 2 भी हो सकती है और एक्स की वैल्यू 3 भी हो सकती है। अब हम इस चीज़ की ही प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि मैं क्या कह रही हूँ, कि हेड हो सकता है एक बार भी ना आए, हो सकता है एक बार आए, हो सकता है 2 बार आए, और हो सकता है कि तीनों के तीनों बार आ जाए। अब देखो कि मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रही हूँ जब x 0 के इक्वल है। तो ऐसा कौन सा केस है कि जिसमें आपका x 0 के इक्वल है। x 0 के इक्वल होना मतलब टेल टेल टेल, तो टेल 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 वाला तो एक ही केस है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/8। अब यहाँ पे लिख भी लेना, अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ t और फिर 1/8। अब बाकी बात, जब x 1 के इक्वल है तो आपके 3 फेवरेबल केस बनेंगे, ये वाले, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे लिख लेना ऐसे TT समझ में तो आ गया ना कि हमने 3 बार टॉस किया है ना, तो हो सकता है कि पहली बार में आए, हो सकता है कि दूसरी बार में आए, हो सकता है कि तीसरी बार में आए। अब
ये वाला कौन सा केस है कि जब कितनी बार हेड आ रहा है, 2 बार हेड आ रहा है। कौन सा केस है अब कि हेड कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो देखो इनमें देखो 2 बार हेड किस किस में आ रहा है, एक तो इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है ना। आप चाहो तो अपनी तरह मर्जी से दोबारा बना सकते हो इस चीज़ को, बट हमने जब इन केसेस को ऑलरेडी लिख रखा है तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं टेल हेड हेड, हेड टेल हेड और हेड हेड टेल। वही बात है कि आपने कॉइन को टॉस किया, हेड आ गया, दूसरी बार हो सकता है कि टेल आ जाए, तीसरी बार में फिर हेड आ जाए, या फिर पहली बार में टेल आ गया, दूसरी बार में हेड आ गया, तीसरी बार में भी हेड आ गया। क्योंकि हम कह रहे हैं कि 2 बार हेड आने के चांसेस कितने हैं, तो यही हो सकता है कि शुरू में 2 बार हेड आ जाए और तीसरी बार टेल आ जाए। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल हेड, टेल हेड हेड और हेड हेड टेल, तो ये कितनी प्रोबेबिलिटी है इसकी भी 3/8 है। ठीक है जी। अब उसके बाद आती है बात कि तीनों ही हेड हों, तो ये तो एक ही केस है आपका जब प्रोबेबिलिटी ऑफ एच 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 है, तो ये कितनी की है 1/8। अब इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं किसमें, टेबल में। यहाँ पे x, यहाँ पे पी एक्स की वैल्यू 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। जब x 0 तो प्रोबेबिलिटी कितनी 1/8, जब x 1 तो प्रोबेबिलिटी 3/8, जब x 2 तो 3/8 और जब x 3 तो 1/8। आपकी टेबल बन गई। अब यहाँ से हम एक चीज़ और देख सकते हैं, हमने देखा था ना कि प्रोबेबिलिटी का एडिशन हमेशा 1 होता है। यहाँ पे ऐड करो, देखो 1/8 प्लस 1/8 प्लस 3/8 प्लस 3/8, 3 और 3 6 और 1 7 और 1 8, 8/8 इज़ 1। तो टोटल प्रोबेबिलिटी तो आपकी 1 ही आई। क्लियर है। और इस तरह से आप अपना क्वेश्चन भी चेक कर सकते हो। अगर आपको कहीं डाउट लग रहा है और ये आंसर 1 नहीं आ रहा तो इट मीन्स आपकी कोई ना कोई गड़बड़ हुई है। ठीक है। अब समझ में आ गया कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हमने यूज़ करना है, रैंडम वेरिएबल हमने कैसे यूज़ करना है। ठीक है जी। दूसरा एग्जाम्पल और देख लो, 3 एग्जाम्पल है, तीनों कर लेते हैं फटाफट से। दूसरा एग्जाम्पल है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस इन 2 टॉसेस ऑफ अ डाई। अब यहाँ पे जो क्या बोला इन्होंने, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेस। सक्सेस किसको बोला इन्होंने, इन 2 टॉसेस ऑफ अ डाई वेयर a die is defined as एक success is defined as a number greater than 4। देखो अब इन्होंने यहाँ वर्ड लिख दिया कि सक्सेस, आपको सक्सेस जब मिल रही है जब आपने 2 डाई मतलब डाई को आपने 2 बार टॉस किया, एक डाई को आपने 2 बार टॉस किया है और 4 से बड़ा नंबर आ रहा है तो आपकी क्या है, सक्सेस है, वरना आपका क्या है, फेलियर है। ठीक है। क्लियर है। एक ही डाई है, 2 बार हम टॉस कर रहे हैं, एक बार किया 2 बार किया। हो सकता है कि जब हमने एक बार किया तब भी 4 से बड़ा नंबर आ जाए और दूसरी बार किया तब भी 4 से बड़ा नंबर आ जाए। हो सकता है कि पहली बारी में ना आए और दूसरी बार में भी आ जाए। ऐसे मतलब हम केस बनाएंगे अभी हम। ठीक है। तो हम यहाँ पे x को डिनोट करेंगे किससे, नंबर ऑफ सक्सेस से, और अगर f है तो वो क्या है, फेलियर है। तो यहाँ पे x क्या है आपका, सक्सेस है, और किसकी, जब नंबर आपका 4 से बड़ा है। तो 4 से बड़ा नंबर डाई पे कौन सा होता है, 5 और 6 ही होता है। ठीक है, 5 और 6 ही होता है ना। तो 4 से बड़ा नंबर ये है आपका, ग्रेटर है, हाँ जी ग्रेटर ही है। तो देखो अब इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, x की वैल्यू क्या हो सकती है, वही जैसे हमने उसमें बात करी थी। अब 2 बार टॉइस किया है तो हो सकता है कि एक बार भी आपका 4 से बड़ा नंबर ना आए। हो सकता है कि एक टॉस में तो आ जाए, दूसरी में ना आए, और हो सकता है कि दोनों टॉस में आ जाए, है ना। यही पॉसिबल केसेस है, तो हम यही निकालते हैं। पहले बात कर लेते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम की। पॉसिबल आउटकम ऑफ सैम्पल स्पेस, क्या मतलब है इसका कि 4 से बड़ा नंबर कौन सा है, 5 है या फिर 6 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2/6, 5 आए तो और 6 आए तो कट के कितनी आ गई, 1/3। यानी कि सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है आपकी, 1/3 है। ठीक है जी। और फेलियर की भी निकाल रही थी, सक्सेस की थी, सैम्पल स्पेस बोल गई गलती से, सक्सेस की थी। फेलियर कब होगा, जब आपका 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो ये कितने नंबर हैं, 4। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 6 हैं। तो ये कट के कितना आ गया आपका, 2/3। क्लियर है, बात समझ में आ गई। ओके। उसके बाद देखो अब हम करते हैं वही जैसे भी हमने किया था कि अगर x 0 है, मतलब 4 से बड़ा नंबर आया ही नहीं, 4 से बड़ा नंबर
नहीं आया तो मतलब हमें कोई सक्सेस ही नहीं मिली, क्योंकि हमारे सक्सेस कब है, जब 4 से बड़ा नंबर हमें मिलेगा। तो मतलब क्या हुआ कि दोनों बार ही आपकी फेलियर हो गई। 2 बार टाई को टॉस किया, दोनों में से किसी बार भी सक्सेस नहीं आया, दोनों बार फेलियर होगी। और फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/3, और 2 बार आया है तो 2/3 इंटू 2/3 तो 4/9। क्लियर है, समझ में आ गया। उसके बाद हो सकता है कि आपकी एक्स का 1 होने का क्या मतलब है कि एक बार आपका बड़ा नंबर आ जाए। अब एक बार बड़ा नंबर कब आ सकता है, देखो 2 डाइस है ना, ऐसे हो सकता है कि इस वाले पे 4 से बड़ा नंबर आ जाए 5, और इस पे तो छोटा है मान लो कि 2। बट आपने जब दूसरी बार टॉस किया तो मान लो इस पे बड़ा नंबर आ रहा है 4 से, और इससे बड़ा, मतलब कि 2 केस हो गए ना यहाँ पे। तो इसमें क्या है कि हो सकता है कि पहली बार में तो आपको सक्सेस मिल जाए, और हो सकता है दूसरी बार फेलियर मिले। और दूसरा केस क्या है कि पहली बार में तो फेलियर मिले और दूसरी बार में सक्सेस मिले। क्लियर है, मेरी बात समझ में आई आपको मैं क्या कह रही हूँ। यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दो। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, देखो यहाँ से 1/3, फेलियर की कितनी है 2/3। तो सक्सेस की तो कितनी है 1/3, फेलियर की कितनी है 2/3, फिर फेलियर की कितनी है 2/3, और सक्सेस की कितनी है 1/3। तो ये 2/9 हो गया, और ये भी 2/9 हो गया, तो ये कितना हो गया 4/9। क्लियर है। अब मतलब 2 का क्या मतलब है कि दोनों ही बार आपका बड़ा नंबर आ गया, तो मतलब हमें दोनों बार क्या मिली है, अब सक्सेस मिली है। ठीक है, मतलब दोनों बार सक्सेस मिली है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 बार सक्सेस में, एक बार की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 1/3, दूसरी की भी कितनी हो जाएगी 1/3, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/9। ठीक है, तो हम इसकी टेबल बना दो। एक्स पी एक्स 0 1 2, इसकी कितनी आई थी, इसकी तो है आपकी 4/9, इसकी है आपकी 1/9, और इसकी भी 4/9 ही थी। हाँ जी 4/9 ही थी। इसको बैठ करके देख लो, 4 + 4 8 + 1 9, 9/9 इज़ 1, तो आपका आंसर ठीक है। समझ में आ गया, बिल्कुल आसान है ना क्वेश्चन। अब थोड़ा एग्जाम्पल और देख लो जल्दी से, फिर आपके एग्जाम्पल ख़त्म हो जाएंगे। ये कह रहे हैं कि ना एक बैग है, उसके अंदर क्या है, 3 वाइट बॉल है और 4 रेड बॉल है। ठीक है जी। उसके बाद 3 बॉल्स आर ड्रॉन 1 by 1। देखो 1 by 1 का क्या मतलब है कि आपने बैग में हाथ डाला, एक बॉल निकाली, कलर देखा, वापस डाल दी, दूसरी निकाली, देखा, वापस डाल दी, तीसरी निकाली, मतलब 1 by 1 आप ये कर रहे हो। ठीक है, तो 3 बॉल आप निकाल रहे हो 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करना है आपने किसका, नंबर ऑफ रेड बॉल्स का। किसका, नंबर ऑफ रेड बॉल्स, मतलब हमें तो रेड बॉल मिलेगी, आएगी तो ही सक्सेस मिलेगी, वरना हमारे लिए वो फेलियर ही है। ठीक है जी। और कितनी बार कर रहे हैं हम ये काम, 3 बार कर रहे हैं। जैसे कि डाई 2 बार टॉस हो रहा था, कॉइन 3 बार टॉस हो रहा था, यहाँ पे भी ये काम 3 बार हो रहा है। और हमारे लिए रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमें निकालना है। ठीक है जी। तो हम मान लेते हैं कि जो एक्स है ना, वो क्या है आपका, डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ किसको, रेड बॉल्स को। ठीक है, अब 3 बॉल आप निकाल रहे हो, 1 by 1 निकाल रहे हो, तो क्या पॉसिबल चांस है एक्स के कि तीनों में से ना एक बार भी रेड बॉल ना आए। हो सकता है कि एक बार आ जाए, हो सकता है 2 बार आ जाए, और हो सकता है कि तीनों बार आ जाए, है ना, यही केसेस है। अब एस तो हमारा क्या है, सक्सेस कब है हमारी, जब नंबर ऑफ मतलब सक्सेस कब मिल रही है, जब रेड बॉल आ रही है, और फेलियर कब मिल रही है, जब नहीं आ रही। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपको समझ में आ ही रहा होगा, मैं लिख नहीं रही यहाँ पे, आप बुक में देख लेना कैसे लिखना है। सक्सेस कब मिलेगी, जब रेड बॉल आएगी। रेड बॉल टोटल है कितनी 4, और टोटल बॉल्स कितनी है 4 + 3 7। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी तो कितनी हो गई 4/7। और फेलियर वाइट बॉल्स कितनी है 3, टोटल कितनी है 7। तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, फेलियर की प्रोबेबिलिटी हो गई। क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 0, मतलब हमें रेड बॉल मिली ही नहीं, सारी की सारी वाइट बॉल्स है, तो हमारे लिए तो तीनों ही क्या हो गए, फेल हो गए तीनों ही। मतलब आपने तीनों बार बॉल निकाली और एक बार भी आपको नहीं मिला, तो 3/7 आपका तीनों बार आ गया। 3 3 9 3 27, 7 7 49, 7 343। क्लियर है। उसके बाद केस आता है कि जब एक बार क्या आ जाए रेड बॉल, अब वो अब देखो एक बार आई है, मतलब हो सकता है पहली बारी में आई हो, मतलब पहली बॉल आपकी क्या हो, रेड हो, बाकी दोनों वाइट हो सकता है कि दूसरी बॉल आपकी, जब दूसरी बार आपने किया तब दूसरी बॉल हो, पहली और थर्ड वाइट
हो सकता है जब तीसरी बार आपने किया तो तीसरी बोलो, ऐसे हो सकता है ना। तो अब यहाँ पे क्या केस बनते हैं आपके, 3 केस बनते हैं। कौन से कि हो सकता है कि आपको पहली बार में सक्सेस मिली हो और दोनों बार फेलियर मिला हो सकता है पहली बार में सक्सेस मिली, दूसरी बार दोनों बार फेलियर, या फिर हो सकता है कि आपको पहली बार फेलियर मिला, दूसरी बार सक्सेस मिली, तीसरी बार फेलियर मिला, या फिर दोनों बार फेलियर मिली और फिर सक्सेस मिला। यही बात है। तो अब इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मतलब पी ऑफ एस, फिर पी ऑफ एस, फिर पी ऑफ एफ, फिर पी ऑफ एफ, पी ऑफ एस, पी ऑफ एफ। अलग अलग कर रही हूँ मैं, कुछ भी नहीं कर रही। पी ऑफ एफ, पी ऑफ एफ और पी ऑफ एस। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4/7, फेलियर की 3/7, फिर फेलियर की 3/7, प्लस फेलियर की प्रोबेबिलिटी 3/7, सक्सेस की 4/7, फेलियर की 3/7, फेलियर की 3/7, फेलियर की 3/7, सक्सेस की 4/7। क्लियर है। अब देखिए 3 3 ज़ा 9, 4 ज़ा 36, और नीचे आपका 343 आएगा। यहाँ पे भी 3 3 ज़ा 9, 4 ज़ा 36, 343 एंड देन 36 एंड देन 343। तो 6 3 ज़ा 6 3 ज़ा 12, 3 ज़ा 18, 1 3 3 9 और 1 10। तो ये क्या आ गई आपकी, जब x 1 के इक्वल है तो प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है। अब बात करते हैं 2, मतलब 2 बार आपको क्या मिल रही है, नंबर ऑफ़ रेड बॉल्स मिल रही है। तो इसमें भी एक केस राइज होता है, 2 बार मिल रही है, यानी कि 2 बार आपको सक्सेस हो सकता है कि शुरू में मिल जाए फिर फेलियर मिले, या फिर हो सकता है कि आपको शुरू में फेलियर मिल जाए और फिर दोनों बार सक्सेस मिले, या फिर हो सकता है कि आपको क्या मिले, सक्सेस, फेलियर और फिर सक्सेस मिले। ठीक है, यही 3 पॉसिबल केस हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, देन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। वैल्यूज़ को पुट कर देंगे अगेन। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4/7, 4/7, 3/7, फेलियर की 3/7, सक्सेस 4/7, सक्सेस 4/7, 4/7, फेलियर 3/7, सक्सेस 4/7। यहाँ पर 2 बार फेलियर था तो 2 बार 3/7 3/7 आ रहे थे, यहाँ 2 बार सक्सेस है तो 2 बार 4/7 4/7 आ रहा है। 4 4 ज़ार 16, 16 3 आर 48, 3 4 3, ये भी 48/343 और ये भी 48/343, 8 8 16 और ये बन जाएगा आपका 144। ठीक है। कब आई है, जब 2 पे था। अब अगर मैं 3 की बात करूँ तो 3 का मतलब क्या है कि तीनों ही आपको क्या मिल गई है, रेड बॉल्स मिल गई हैं, और ऐसा तो केस एक ही होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ऐसा केस एक ही होगा ना, मतलब कि तीनों ही सक्सेस मिल गई आपको। तो इसका मतलब 3 बार सक्सेस की मल्टीप्लाई कर दो 4/7, 4/7 एंड 4/7, और ये आपका 64/343 बन जाएगा। ठीक है जी। अब टेबल बना देते हैं और ऐड करके भी देख लेते हैं हमारी आ रहा है क्या नहीं आ रहा। एक्स पी एक्स 0 1 2 3, एक्स जब 0 था तो प्रोबेबिलिटी थी 27/343, तो सबके ही नीचे है। वन 108 144 64। ठीक है जी। अगर आप इनको ऐड करके देखना चाहो तो देख भी लेना, 108 144 64 और ये 27, 448, 8 और 8 16, 16 और 7 23, 3 2 यहाँ पे आपका कैरी हो जाएगा, 6 4 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14, तो 4 1 कैरी 1 2 3। तो इनको ऐड करा तो क्या आया 343, नीचे तो 343 है तो 1। तो ये आपका क्वेश्चन ठीक है, समझ में आ गया। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपने इस तरह करना है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन देख लो एक बारी, जो ऐसे हों एक बार खुद से ट्राई कर लेना, बाद में मैं देख लूँगी, करवाने का टाइम मिला तो मैं ज़रूर करवा दूँगी। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एज नंबर ऑफ टेल्स व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड।
कर लोगे। नंबर ऑफ़ टेल्स है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है। 2 बार कॉइन्स को टॉस किया गया है, 2 कॉइन्स को टॉस किया गया है। उसके बाद 2 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विद रिप्लेसमेंट ऑफ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइनल प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ क्वींस हैं। 2 कार्ड्स आपने एक डेक में से शफल किए हैं, तो नंबर ऑफ क्वीन का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपने कर देना है। उसके बाद 52 कार्ड्स में से आपने 2 कार्ड ही निकालने हैं और नंबर ऑफ़ किंग का प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन करना है। ऊपर अगर क्वीन का हो जाएगा तो किंग का हो जाएगा, अगर किंग का हो गया तो क्वीन का हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई फ़र्क नहीं है। जितने किंग होते हैं उतनी ही आपकी क्वीन होती है 52 डेक में। और सेम ही है विदाउट रिप्लेसमेंट, नहीं जस्ट अ मिनट, इसमें आपकी विद रिप्लेसमेंट है और इसमें आपका विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो डिफरेंट हो गया क्वेश्चन। मैंने अभी नोटिस किया विदाउट रिप्लेसमेंट है, विद रिप्लेसमेंट है, इसलिए क्वेश्चन डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है। देन 4th क्वेश्चन कर सकते हो आप। अर्न कंटेन 4 वाइट एंड 3 रेड बॉल्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन 3 रोज विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम द अर्न। उसके बाद जो 5th से लेके आपके आगे वाले क्वेश्चन हैं ये है मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे टॉपिक। तो अभी आप ये वाले क्वेश्चंस कर सकते हो। आगे वाले क्वेश्चन में भी देखो, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, इतना पार्ट आप कर सकते हो, मीन और वेरिएंस का छोड़ देना। ठीक है, ये कर सकते हो आप। तो ट्राई कर लेना, जो भी क्वेश्चंस हो रहे हैं आपसे, अच्छी बात है, आसान है, करोगे तो हो ही जाएंगे। ठीक है जी। देन मीन, वेरिएंस और 3 छोटे छोटे फॉर्मूलेज हैं, वो बता दूँगी आपको, मैं एग्जांपल समझा दूँगी। आपका 5.1 का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, सारा ख़त्म हो जाएगा मतलब। ओके, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे ज़रूर क्लिक कर लेना। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।